हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्रेप डी। आज का सेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है बिकॉज जो फर्स्ट क्वेश्चन इसे मैं थोड़ा चेंज करके और क्विक करके मैं समझाना चाहता हूँ कि किस तरह से अगर पूछ लिया जाए तो आपको किस तरह से आंसर करना है। तो या लेट्स स्टार्ट। ऑल्सो गाइस, अगर आपको ये लगता है कि ये क्वेश्चंस आप पहले सॉल्व करना चाहते हो फिर सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो आप सिंपली हमारा चैनल ज्वाइन कर लो प्रेप बी का, एंड वहाँ पे ये क्वेश्चंस पहले से अवेलेबल हो जाते हैं। तो आप पहले सॉल्व कर लिया करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखा करो। Okay, so what is given here? How many non-negative integral values can x take that satisfy the inequality x minus 10, x minus 13, x minus 16 up to x minus 97 is less than 0? ओके, तो यहाँ पे पहले टर्म समझ लो। ये नॉन नेगेटिव इंटीग्रल, इंटीग्रल का मतलब इंटीजर होना चाहिए 1 2 3 4, 1.2 1.3 ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, नॉन नेगेटिव का है मतलब कि पॉजिटिव, समझ के चलो। नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव हम कहते हैं, बट ऐसा नहीं है। नॉन नेगेटिव की बात करें तो पॉजिटिव तो आने ही वाले हैं, 1 2 3 4 तो आना ही है, साथ में जीरो भी आएगा। वाई जीरो? बिकॉज जीरो इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। तो अगर नॉन पॉजिटिव भी कहा है तो आप ऐसे लिख सकते हो 0 -1 -2, अगर नॉन पॉजिटिव लिखा है तो, क्योंकि जीरो वहाँ भी कंसिडर होता है। जीरो मतलब कॉमन प्लेयर है, दोनों तरफ से खेलता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया है, इनिक्वलिटी हमें गिवन है x-10, x-13, x-16 अप टू x-97। ना यू कैन सी, अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन दिख रहा है तो ये पैटर्न रहता है। इवन कैट या फिर बाकी जो एग्जाम्स है, स्नैप एंड मैट, ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछ चुका है वहाँ पे। एंड इसका सिंपल लॉजिक है, सबसे पहले आपको देखना क्या है इसमें, ये टर्म्स चेक कर लो। क्या ये एपी है? मोस्टली एपी होता ही है, या फिर कोई आपको पैटर्न मिल जाएगा यहाँ पे। एंड 99% चांसेस है एपी ही होगा। ठीक है, एपी कैसे पहचानना है? डिफरेंस देख लो, इसका डिफरेंस क्या है 3 है, इसका डिफरेंस क्या है 3 है, इट मीन्स दिस आर एपी। एपी मतलब ये होता है जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो, उसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। नाउ यहाँ पे एपी है तो मुझे सिंपली पता चल गया फर्स्ट टर्म 10 होगा, उसके बाद 13, उसके बाद 16 एंड टिल 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 97। एक्स को भूल जाओ अभी के लिए, ये टर्म्स है। मुझे ये नहीं पता कि टोटल टर्म कितने हैं, तो मुझे सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालना पड़ेगा। एंड एपी का फॉर्मूला सबको याद होगा, अगर आप एपी पढ़े हो तो, नहीं पढ़े हो तो यार जाके पढ़ लो। टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वॉट इट मीन, क्या होता है ये? टी एन मतलब होता है लास्ट टर्म, ये जो है ये टी एन हो जाएगा आपका। ए क्या होता है आपका फर्स्ट टर्म, या फिर टी वन भी हम कहते हैं, कभी कभी हम टी वन कहते हैं, या फिर ए बोल दो, एक ही बात है दोनों। एंड एन जो होता है नंबर ऑफ टर्म्स, डी होता है डिफरेंस, अभी जस्ट हमने निकाला डिफरेंस, यानी को ये भी 3 है ये भी 3 है, कॉमन डिफरेंस आप कह सकते हो। तो यहाँ पे हम एन निकाल सकते हैं। 97 मेरे पास गिवन है, 10 मेरे पास है, एन हमें निकालना है और डिफरेंस हमें पता है। सो इफ आई सॉल्व इट फर्दर आपको मिलेगा इस तरह से, 87/3 प्लस 1 इज इक्वल टू एन। आप ये देख सकते हो सॉल्व करके, यही आने वाला है। इसे सॉल्व करूंगा तो मैं ये मिल जाएगा आपका 2 3 2 ज़ा 6 एंड 3 9 27, तो दिस विल बिकम 29, 29 प्लस 1 इज 30, तो एन की वैल्यू मिल गई मुझे 30। एन आ गया आपका 30। अब क्या करना है? अब इस क्वेश्चन का सिंपल लॉजिक है भाई, इनइक्वालिटी की बात हो रही है तो बिना नंबर लाइन के तो काम बनेगा नहीं। नंबर लाइन हमें बनाना पड़ेगा। इस तरह से एक नंबर लाइन आपने देखा होगा, बहुत से लोग बनाते हैं, यहाँ फिर ऐसे नंबर लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए 10 है। अब मैं, मुझे कैसे पता कि 10 ही लिखना है? ये भी ये भी मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि 10 लिखना है कि -10, क्या लिखो। इसका सिंपल लॉजिक है, इस वैल्यू को क्या करो, इक्वेट कर दो जीरो से। अगर यहाँ पे ये x-10 है, x-10 है तो इसको इक्वेट कर दो जीरो से, यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएंगी। x का वैल्यू क्या है 10, ऐसे समझ लो। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर दूसरा लॉजिक मैं समझा देता हूँ। दूसरा ये कर लो, x के कौन से वैल्यू पे ये जीरो हो जाएगा। अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पे 10 लिखो तो ये जीरो हो जाएगा, राइट। व्हाट इफ ये अगर x+10 होता? नाउ व्हाट, अब क्या करते आप? अगर x+10 है तो इसको जीरो बनाने तो क्या करूंगा मैं, x को क्या करूंगा -10 रख दूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता, -10 लिखता अगर ऐसा टर्म होता। बट यहाँ पे क्या है, -10 नहीं है, यहाँ पे हमें +10 लगेगा जीरो बनाने के लिए। आई होप यू गॉट इट। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। उसके बाद वाला टर्म 16, एंड ऐसे सो ऑन बहुत सारे जो 30 टर्म है ऐसे लिखे जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 97। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया होगा। अब आपने देखा होगा बहुत से लोग यहाँ पे प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस ऐसे लिख देते हैं। कैसे करते हैं वो समझो, उसका लॉजिक क्या है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, और ये डिफाइन कैसे होता है। देखो यहाँ पे मुझे क्या बोला है, ये जो वैल्यू है ना, ये पूरा वैल्यू ये लेस देन जीरो है। ओके, लेट मी इरेज ऊपर वाला पार्ट।
कि क्लियरली आपको दिखे, समझ में आए क्या मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ये जो पूरा इक्वेशन है ना, ये लेस देन जीरो है, मतलब ये वैल्यू नेगेटिव आना है। ये वैल्यू कैसा आना है, नेगेटिव। तो ये समझ में आया बात। ये वैल्यू कैसा है, लेस देन जीरो है, मतलब ये नेगेटिव बनना चाहिए। मतलब ये पूरा सॉल्व कर लो, एक्स की वैल्यू जो भी होंगे, एक्स वाई जेड जो भी है वैल्यू है इसका, इसका पुट करने का पूरा वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए। तो नेगेटिव बनाना है मुझे, याद रखो ये चीज मैं बोलते जा रहा हूँ, याद रखना है, दिमाग में फिट करते जाओ। तो नेगेटिव बनाना है। अब दूसरा केस, अब प्लस माइनस कैसे लगाया जाता है। प्लस माइनस कैसे लगाया जाता है, आप देख लो। एक्स का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट है प्लस, इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका भी कोफिशिएंट है प्लस, इसका भी कोफिशिएंट क्या है प्लस, इसका भी कोफिशिएंट क्या है प्लस। तो मुझे सारे कोफिशिएंट प्लस दिख रहा है। मतलब अगर ये मल्टीप्लाई हो जाए एक दूसरे से, तो एंड में जो मुझे बड़ा वाला वैल्यू मिलेगा मल्टीपल, उसका कोफिशिएंट क्या होगा, प्लस ही होगा, पॉजिटिव होगा। बिकॉज ये सारे टर्म पॉजिटिव है, तो मेरा ये नंबर यहाँ पे स्टार्ट जो होगा, लाइन यहाँ पे होगा प्लस। आप बोलोगे यहाँ से क्यों नहीं लिख रहे हो, आप यहाँ से क्यों कर रहे हो, राइट साइड से क्यों कर रहे हो, लेफ्ट से क्यों नहीं। देखो इसका तरीका ये, आपको राइट से लिखना पड़ता है, तो याद रख लो। ये हो गया प्लस। तो ये माइनस कब आएगा, वेन दिस विल बिकम माइनस। अगर यहाँ पे एक टर्म अगर ऐसा आ जाता ना मेरे पास, माइनस एक्स प्लस जीरो या फिर वॉट एवर 10 वैन, अगर ऐसा यहाँ पे मल्टीपल रहता, तो इस केस में देख लो सारे तो प्लस हो जा रहे हैं मल्टीपल होके, लेकिन ये अकेला मल्टीप्लाई करके इनको क्या कर दे रहा है, माइनस बना दे रहा है। इस केस में मुझे यहाँ पे माइनस से स्टार्ट करना पड़ता। ठीक है, वॉट इफ अगर सारे टर्म माइनस होते, उस केस में मैं क्या लिखता हूँ वहाँ पे। उस केस में आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा लॉजिकली कि टर्म्स कितने हैं। अगर मान लो ये सारे माइनस होते, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, सब माइनस है, तो आपको चेक करना है कि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे कैसा है, इवन है। इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, सारा टर्म माइनस है, नेगेटिव। तो इसका जो वैल्यू मिलेगा मल्टीपल में, जब इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो इसकी वैल्यू जो मिलेंगी वो पॉजिटिव मिल जाएंगी। तो मुझे फिर भी स्टार्ट करना है प्लस से। अगर ये वैल्यू ऑड होता, ये एन जो है ना ये ऑड होता, 31 हो जाता या फिर 29 हो जाता, तो इस केस में अगर सारे वैल्यू नेगेटिव है तो मैं वहाँ पे नेगेटिव से स्टार्ट करता, ये वैल्यू यहाँ पे माइनस से स्टार्ट होती। आई होप यू गॉट इट, समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ। मैंने बहुत इन डेप्थ पढ़ा है ये इनइक्वालिटी चैप्टर में, आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। बट ये क्वेश्चन मैं चाहता हूँ समझाने का, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये समझ में आ रहा होगा तो आप बहुत सारे इनइक्वालिटी क्वेश्चन कर सकते हो इसी पैटर्न के, या फिर सिमिलर इनइक्वालिटी क्वेश्चन जो होते हैं ऐसे ही सॉल्व होते हैं। ना ये हो गया प्लस। इसके बाद यहाँ नेक्स्ट आएगा माइनस। ठीक है, अब ऑल्टरनेट चलेगा, प्लस माइनस चलते जाएगा चलते जाएगा। अब देखो लॉजिकली सोचो, अगर लॉजिकली मैं सोचूं तो यहाँ पे आखिरी टर्म जो है ये क्या आना चाहिए, ये माइनस आना चाहिए या प्लस आना चाहिए। ओके यहाँ तो छोड़ो, यहाँ पे कुछ आएगा ही नहीं, यहाँ पे ही खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस, ये हो गया आपका प्लस। ठीक है, अब बोलोगे यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा, अरे 30 तो टर्म ही है बेटा, यहाँ से हमने चालू किया इस पार्ट से, और 30 तो साइन ही होंगे, राइट। तो अब आता है कॉन्सेप्ट साइन का, साइन चेंजेस। ठीक है, साइन की स्पेलिंग क्या होती है, सिंग लिख दिया मैंने, साइन चेंजेस। यार क्या हो गया राइटिंग को, अभी तक तो अच्छा चल रहा था, अच्छे से लिखता है। ठीक है, फिर सिंग लिख दिया, ओ शिट, साइन चेंजेस। ठीक है, ना साइन चेंजेस क्या होता है, ये जो नंबर ऑफ साइन है ना, अभी आपको पता है 30 टर्म्स है तो यहाँ पे 30 साइन हो गए, 30 साइन तो यहाँ पे खत्म हो गया, बट व्हाट अबाउट दिस पार्ट, इसका क्या करना है, ये पार्ट तो अभी भी बचा ही है, इसमें तो साइन लगा ही नहीं। आपने यहाँ पे प्लस लगाया बट यहाँ तो बच गया, क्योंकि 30 साइन तो यहाँ पे खत्म हो गया। राइट, अब 30 साइन कैसे खत्म हो गए, एक प्लस है एक माइनस, एक प्लस माइनस, मतलब कि नेगेटिव साइन कितने बन गए, नेगेटिव जो साइन थे नेगेटिव वाले, ये बन गए मेरे 15, और पॉजिटिव साइन कितने बन गए, ये बन गया मेरे 15। ठीक है, तो लास्ट साइन क्या आएगा, लास्ट साइन क्या आएगा गाइस, देखो यहाँ नेगेटिव पे खत्म हो रहा है तो इसके बाद क्या आना चाहिए, ऑब्वियसली लॉजिकल है, पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो साइन चेंजेस क्या होता है, हमेशा याद रखना, साइन चेंजेस n+1 हो जाता है। साइन चेंजेस क्या होता है, n+1, मतलब n का वैल्यू अगर 30 है तो इस केस में साइन चेंजेस कितना होगा, 31 ना। अगर आपको ये समझ में आया, ये समझ में आया, अगर आप कहोगे कि यार मुझे बिना नंबर लाइन के सॉल्व करना है, ये तो कैसे करूँ, तो आप n साइन निकाल दो, 31 आ गया। अब लॉजिकली सोच लेना कि यार स्टार्ट कहाँ से होने वाला है, सारे टर्म पॉजिटिव है तो मतलब पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, तो एक प्लस एक्स्ट्रा साइन किसके पास जाएगा, पॉजिटिव वाले के पास चला जाएगा। अगर इन केस ये नेगेटिव से स्टार्ट होता तो एक प्लस साइन किसके पास जाता, नेगेटिव वाले के पास चला जाता, बट यहाँ पे पॉजिटिव से हुआ तो पॉजिटिव वाले के पास जाएगा। यहाँ तक समझ में आया, आई होप यू गॉट इट। लंबा होगा थोड़ा सा ये क्वेश्चन, तो जिन लोग को ये पता है आता है वो स्किप करके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हो, बट जिन्हें नहीं आता उन्हें समझने के लिए अच्छा है ये। अब इसके बाद मुझे ये तो नहीं पूछा, मुझे पूछा है हाउ मेनी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज। अब देखो अब आता है मेन गेम, नाउ योर मेन गेम विल स्टार्ट हियर, नॉन नेगेटिव वैल्यूज। अब ध्यान दो, ओके शिट ये क्या कर दिया, इरेज, लेट मी इरेज। ठीक है, अब देखो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज,
नॉन नेगेटिव की बात हो रही है, मतलब नाउ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड आई हैव टू चेक ओनली नेगेटिव साइन वाला पार्ट। ठीक है, सॉरी सॉरी माय बैड, क्या कर दिया मैंने। सही तो कर रहा हूँ यार, पता नहीं क्या हो गया मुझे। ये नॉन नेगेटिव जो है ना, नेगेटिव वाला पार्ट, ये मुझे चेक करना है। ठीक है, ये नेगेटिव नेगेटिव जितने साइन है इसे मुझे चेक करना पड़ेगा। तो अब नेगेटिव साइन कितने हैं? मैंने अभी जस्ट बताया नेगेटिव साइन कितने हैं, 15 नेगेटिव साइन है। अगर 15 नेगेटिव साइन है तो क्या मेरा आंसर 15 हो जाएगा? नहीं, मुझे पूछा है कितने वैल्यूज। नेगेटिव साइन तो ये है, नेगेटिव साइन में कितने वैल्यूज आ रहे हैं? देखो यहाँ पे दो वैल्यूज आ रहे हैं हर एक साइन के पास। यहाँ पे 11 आ गए, यहाँ पे 12, मतलब दो वैल्यूज आ रहे हैं हर एक नेगेटिव में, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। दिस विल बिकम 30 एंड दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 30 क्या हो जाएगा इसका आंसर? व्हाट इफ अगर यहाँ पे इक्वल टू भी रहता, अगर इक्वल टू भी रहता तो क्या होता? मुझे 10 भी काउंट करना पड़ता, मुझे 13 भी काउंट करना पड़ता, बिकॉज ये दोनों भी तो इक्वल टू है। इक्वल टू लग गया यहाँ पे, तो इनको भी काउंट करना है। तो इन्हें भी काउंट करना है, तो क्या करता मैं 15 × 4 कर देता। एक तरीका तो ये है। दूसरा, अगर बोलो इक्वल टू बोला है, ये भी काउंट करना है, आप समझ में नहीं आ रहा कैसे करना, आपको लग रहा है कि आप गलती कर दोगे मल्टीप्लाई करने में, तो कुछ नहीं करना। नंबर ऑफ जो टर्म्स रहेंगे n, इसको ऐड कर देना इसमें। n ऐड कर दोगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू सेम मिल जाएगा। आई होप यू गॉट इट। एक तरीका तो ये हो गया। अगर क्या होता ये मुझे बोल देता कि यार ये जीरो से लेस देन नहीं, ये ग्रेटर देन जीरो है, नाउ व्हाट यू विल डू इन दिस केस? अगर ये कहता लेस देन जीरो नहीं है, ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, सिर्फ लेस देन जीरो, तो इस केस में क्या होता है? अब आप क्या करते हैं, आप पॉजिटिव साइन देखते हैं। पॉजिटिव साइन 15 वाले, क्योंकि लेस ग्रेटर देन जीरो कहा है इसने। क्या कहा है इसने? ग्रेटर देन जीरो, मतलब आपको पॉजिटिव साइन चेक करना पड़ेगा। लेस देन जीरो कहा था तो हमने नेगेटिव साइन चेक किए। ग्रेटर देन जीरो है तो पॉजिटिव साइन चेक करना है। समझ में आ रहा है कैसे चेक करना है? लेस देन जीरो है तो हमें नेगेटिव चेक करना है, ग्रेटर देन जीरो है तो हमें पॉजिटिव चेक करना है। अब आप बोलेंगे नॉन नेगेटिव इंटीग्रल यहाँ पे ये कैसे क्या आएगा? अरे बेटा आ जाएगा, डोंट वरी, इसका टेंशन मत लो, ये आ जाएगा। ठीक है, ये अपने आप आना है, इसको सिर्फ समझने के लिए था, वो समझ लो। अब ये यहाँ पे ध्यान दो, ये ग्रेटर देन है मतलब आपको पॉजिटिव देखना है, ये लेस देन है मतलब आपको नेगेटिव देखना है, खत्म। तो 15 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 15 × 2, तो ये आपका बन गया 30। बट आपने तो +1 भी किया था, इसका क्या? इसका क्या? देखो मैंने +1 किया तो ये सारे वैल्यूज आ गए, यहाँ पे +1 में क्या आ गए? ये सारे वैल्यूज आ गए। तो मुझे यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यूज है इसे भी तो काउंट करना पड़ेगा, मतलब 0 से लेके आपका जो 10 है, ओके, और 9 बोलो, 10 तो हमने ऑलरेडी स्किप कर दो, ये दोनों को, इनको भी काउंट करना पड़ेगा। तो 0 to 9 कितने होंगे? 10 वैल्यूज आ गए। तो आंसर इसका 40 हो सकता है। बट मैंने सेम क्वेश्चन सेम तरीके से मैंने मिस्टेक किया था, मैं मिस कर गया था। जब मैंने ये सेम सिमिलर ऐसा क्वेश्चन मैंने पढ़ाया अपने सेशन में, और मैंने कमेंट भी किया उसमें जाके कि यार ये चेंजेस है, ये देख लेना। तो ये चेंजेस मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। चेंजेस ये है, मैं ये भूल गया था। मैं क्या भूल गया था? ये प्लस साइन, आप लोग मत भूलना है गलती से भी। ये प्लस साइन जो है ये 97 के बाद के नंबर्स के लिए है, मतलब सारे नंबर्स के इस वैल्यू पे पॉजिटिव, मतलब जो नंबर है इस पे ये वैल्यू, ये इक्वेशन इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगा। और ये वैल्यू जो है खत्म नहीं हो रहा है, देखो ये लाइन खत्म नहीं हो रहा है, ये इनफाइनाइट है, ये जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। तो इसका आंसर 40 नहीं होगा, 40 के साथ साथ ये इनफाइनाइट भी तो है, तो टोटल आंसर क्या हो गया? एट द एंड ऑफ द डे आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट, नॉट 40। मैंने ये गलती कर दी थी, ये आप मत करना, और इसे याद रखना। लर्निंग है, सीखने के लिए, मतलब मैं भी कर सकता हूँ, और अच्छे अच्छे मेंटर्स भी कर देते हैं। इवन एग्जाम में तो प्रेशर रहता है, तो उस समय तो होता ही है। तो थोड़ा सा आप केयरफुल रहना ये सब चीज़ों से, ये सिली मिस्टेक मत करना, मैं बहुत बार करता हूँ एंड मेरे बहुत से बार नेगेटिव इसी कारण से आते हैं। तो आप लोग मत करना, आप लर्निंग सीखो, ठीक है, मेरी गलती से सीखो आप लोग। तो आई होप यू गॉट लॉट्स ऑफ लर्निंग फ्रॉम दिस क्वेश्चन, और समझ में आया। अगर और डिटेल में पढ़ना है तो आप इनिक्वालिटी देख सकते हो। ठीक है, अभी के लिए बढ़ते आगे, वैसे भी बहुत लंबा हो गया इसका एक्सप्लेनेशन। नाउ दिस इज द सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम ratios. Let the ratio of male population and female population be 3:4 in the first year. ओके, चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। एक है मेल, यहाँ इज टू फीमेल। फर्स्ट ईयर की बात हो रही है, इनका पॉपुलेशन है 3:4। लिखते चलो, मतलब पढ़ते जाओ लिखते जाओ। द सेकेंड ईयर बी 4:5। ओके, सेकेंड ईयर भी है, चलो 4:5। If their population grow at a uniform rate, then find the ratio of the male population to female population in the third year. मुझे थर्ड ईयर का निकालना है, थर्ड ईयर का निकालना है, और मुझे गिवन क्या है? यूनिफॉर्म रेट। यूनिफॉर्म रेट मतलब क्या होता है भाई? कोई कपड़ा है क्या यूनिफॉर्म? स्कूल में तो पहन के गया था यूनिफॉर्म, वही बात कर रहे हैं क्या? नहीं, यूनिफॉर्म मतलब होता है यहाँ पे एक जो रेट है, यहाँ पे यहाँ से आज जो जंप हुआ है, 3 से ये 4 का जो जंप हुआ है, ये सेम जितना परसेंट में इंक्रीज हुआ था, सेम इंक्रीज यहाँ से यहाँ भी होना चाहिए।
ठीक है, तो आप बोलेंगे यार 3 से 4 हो रहा था, यहाँ पे 4 से 5 हो जाना चाहिए, ये 4 से 5 हो रहा था, 5 से 6 हो जाना चाहिए। दैट्स इट सर, मेरा आंसर तो आ गया। ओके, नहीं ऐसा नहीं करना है बेटा, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये जो वैल्यूज है ये रेशियो में है। ये रेशियो में मतलब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे इस केस में मेल और फीमेल जो थे, इस केस में फर्स्ट ईयर में अगर 3x मेल थे और 3x और 4x फीमेल थे, ठीक है, 4x फीमेल थी, तो नेक्स्ट ईयर जो है ना, नेक्स्ट ईयर x नहीं ले सकते आप, क्योंकि x आपने ऑलरेडी यहाँ पे ले चुके हो, अब यहाँ पे y हो गया। ठीक है, हम हर बार आर्बिट्री कांस्टेंट चेंज करते जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4y, ये हो जाएगा आपका 5y। ठीक है, तो कॉमन मल्टीपल सेम करके मत मल्टीप्लाई कर देना, अलग अलग रहेंगे। अब देखो यहाँ पे चेंजेस क्या है, अब दिख रहा चेंजेस, समझ में ही नहीं आ रहा यार, ये एक्स वाई में चेंज हो गया एकदम से, बहुत लंबा चेंज है ना। हो तो आपको रेशियो में निकालना है, सबसे पहले परसेंटेज चेंज निकाल लो। क्या निकालना सबसे पहले? परसेंटेज चेंज। तो लॉजिकली करो, मुझे कोई फॉर्मूला याद नहीं है, मैं लगाता भी नहीं हूँ, मैं लॉजिकली करता हूँ, तो आप भी वैसे ही कर सकते हो। परसेंटेज चेंज कितना हुआ, तो परसेंटेज छोड़ो, चेंज निकाल लो सिर्फ, ये परसेंटेज को छोड़ो, चेंज निकालो, क्योंकि रेशियो में बात हो रही है। चेंज क्या हुआ है? 4y जो था बड़ा नंबर इंक्रीज हुआ है, इसमें से माइनस कर दो 3x, अपॉन में क्या जाएगा 3x, दिस इज व्हाट चेंज। ठीक है, इतना चेंज हुआ है, ये रेशियो में मिल जाएगा आपको। सिमिलरली अगर ये तो मेल का था, फीमेल का भी आपको इस तरह से ही मिल जाएगा। फीमेल का क्या मिल जाएगा? 5y माइनस 4x अपॉन 4x। आई होप यू गॉट इट। ये मिल गया आपको, ये चेंज है। ये क्या है? चेंज। ये एक मल्टीपल फैक्टर है जिससे चेंज हो रहा है, या फिर परसेंटेज चेंज कह सकते हैं आप इसे, बोल दो परसेंटेज चेंज ही बोल दो, समझ में आ जाएगा आपको। नाउ अब क्या करना है? अब देखो, अब आपको ये चेंज सिमिलरली यहाँ पे अप्लाई करना है। अगर मैं यहाँ पे चेंज अप्लाई हो रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे? ये ऐड होगा, जो भी ये परसेंटेज चेंज है यहाँ पे ऐड हो रहा होगा, इतना परसेंट चेंज यहाँ पे, मतलब ये 4y, फीमेल मेल की बात कर लूँ, मेल इज नथिंग बट दिस 4y प्लस 4y इंटू, मतलब ये 4y का ही तो परसेंटेज चेंज होगा, 4y माइनस 3x अपॉन 3x। दिस इज हाउ द परसेंटेज चेंज विल लुक लाइक। और इसे अगर मैं और अच्छे से अरेंज करूँ, तो मैं 4y कॉमन ले लेता हूँ, तो ये ऐसा बन जाएगा 1 प्लस 4y माइनस 3x अपॉन 3x। दिस इज फॉर मेल, ये मेल का रहेगा थर्ड ईयर में। किस में रहेगा? थर्ड ईयर में। वैसे ही हमें फीमेल का भी निकालना है, तो रेशो ही में, रेशो में बात हो रही तो हम रेशो में ही कर लेते हैं यहाँ पे। तो रेशो में फीमेल का यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा, फीमेल इज नथिंग बट ये आपका बन जाएगा 5y, कॉमन ले लिया, 1 प्लस 5y माइनस 4x अपॉन 4x। आप इसे सॉल्व कर ली, इतना सॉल्व करना तो आपको आता है। ये y से y कैंसिल, डिवाइड मत, रेशियो मतलब डिवाइड में ही है, तो y से y कैंसिल, इसे सॉल्व कर लेंगे तो फर्दर कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद आपका कोई एक आंसर आ जाएगा। व्हाट इफ अगर x और y कैंसिल नहीं हो रहा, x और y एज इट इज है, वहाँ पे कोई चेंज ही नहीं हो रहा, उस केस में आप आंसर मार्क कर देना CBD। कमेंट करके बताओ आंसर क्या आ रहा है। मैंने यहाँ तक सॉल्व कर दिया, बाकी आपके लिए है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नाउ थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, हाउ मेनी एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स विथ इंटीग्रल साइड्स आर पॉसिबल इफ टू साइड्स आर 7 एंड 11। एक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब वही होता है भाई, पता होगा आप लोग को, इसमें जो एंगल्स होते हैं, एंगल्स जो होते हैं 90 डिग्री से कम होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं इसमें, इस क्वेश्चन को कैसे हमें सॉल्व करना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप देखोगे एक्यूट ट्रायंगल, यहाँ पे ऑब्ट्यूज रह सकता है। सबसे पहले लॉजिकली देखना, ट्रायंगल, ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, क्योंकि ये हमें करना है। फ्लो देखो, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का फ्लो इस तरह से ही है। एक मान लो एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के साइड्स है ABC। हमेशा याद रखना, कोई भी मतलब जो एक साइड है ना, किसी भी एक साइड का अगर मैं मान लो ये जो साइड होगा, ये सम ऑफ अदर टू साइड के छोटा होगा। ठीक है, अगर सी की बात कर लो, अगर मान लो सी कैसा होगा, इन दोनों के सम से छोटा होगा। सिमिलरली ये इन दोनों के डिफरेंस से बड़ा होगा। मैं कह रहा हूँ डिफरेंस, डिफरेंस हो सकता है यहाँ पे बी बड़ा हो, तो 20 को आगे रखना है, पॉजिटिव वैल्यू रखना है। ठीक है, तो ये समझ में आई, ये ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट है। जो भी कोई भी एक साइड, ये सेम एप्लीकेबल है ए के लिए भी। ए जो है C प्लस बी से बड़ा होगा और C माइनस बी से छोटा होगा। सेम फॉर बी के लिए भी एप्लीकेबल है। ये ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता रहना चाहिए। अगर मैं इसे अप्लाई करूँ यहाँ पे, इस केस में मुझे दो वैल्यूज पता है, दो वैल्यूज पता है, मुझे थर्ड निकालना, तो यहाँ पे एक्स मान लो, थर्ड वैल्यू जो है वो एक्स है। ठीक है, तो अगर मैं एक्स की बात कर लो, एक्स कैसा होना चाहिए? एक्स 18 से छोटा होना चाहिए। 18 मतलब 7 प्लस 11 इनका सम, और इनका डिफरेंस कितना है? इनका डिफरेंस है 7, अगर माइनस कर दे तो 4। 4 से बड़ा और 18 से छोटा होना चाहिए। ये आपका पहला रेंज मिल गया।
इसके बाद उसने कहा क्या, अक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ये तो था हमने ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगाया। व्हाट अबाउट अक्यूट एंगल? अक्यूट एंगल का भी एक सेम लॉजिक है। अक्यूट एंगल में क्या होता है, जो लॉन्गेस्ट साइड होता है ना, अक्यूट एंगल बोलो या फिर ऑब्ट्यूज, दोनों में सेम एप्लीकेबल है। ठीक है, आपको इसका थोड़ा अलग से है, बट ऑब्ट्यूज अभी मैं नहीं समझाऊंगा, उसे कभी और मैं वैसे सेम क्वेश्चन लाके समझा दूंगा, थोड़ा सा डिफरेंट है। एक्यूट एंगल की बात कर लेते हैं। एक्यूट एंगल में क्या होता है, एक साइड का स्क्वायर, यहीं पे एक मान लो ये एक साइड ले लेते हैं, सी का स्क्वायर बोल देते हैं। ठीक है, एंड सी वो इज व्हाट, सी इज द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, सी कैसा है, सी है लॉन्गेस्ट साइड, ये समझो। तो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर जो है ना, ये बाकी दो साइड के स्क्वायर से छोटा होगा, मतलब बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम से छोटा होगा। ठीक है, सिमिलरली ये बाकी दो स्क्वायर साइड के डिफरेंस से बड़ा होगा। ठीक है, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, दिस इज एप्लीकेबल ओनली ऑन एक्यूट, बाकी किसी पे मत लगा देना। ये ऑब्ट्यूज के लिए अलग है, वो कभी और देख लिया जाएगा। तो अब इस लॉजिक से अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ, सी स्क्वायर की अगर मैं बात कर लूँ, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर होता है 49, 49 प्लस बी का स्क्वायर यहाँ पे लिख देते हैं यार, ये 49, ये हो जाएगा 121, इनका सम आ गया 170, और इनका डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस आएगा समथिंग अराउंड 40, अगर माइनस करें तो ये बन जाएगा आपका 80। ठीक है, 81, 81 और ये 9 माइनस का 72, 72 ये आ गया, 72 ही आएगा ना। हाँ ठीक है, 72। अब इसके बाद आपको स्क्वायर निकाल देना है। स्क्वायर कैसे निकाल लोगे, सिंपल सी बात है यार, स्क्वायर निकालना आपको आता है। इसका भी स्क्वायर निकाल, इसका भी, तो सी क्या मिल जाएगा, सी का जो रेंज इस तरह से मिल जाएगा। स्क्वायर रूट इसका अगर करोगे तो ये मिल जाएगा। अब देखो स्क्वायर रूट में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू आता है, तो आपको पॉजिटिव चेक करना है, क्योंकि ट्राइंगल की बात करो या फिर सर्कल की, हम इस केस में पॉजिटिव ही वैल्यू लेते हैं, नेगेटिव नहीं काउंट करते। ठीक है, तो यहाँ भी मैंने देखो इसलिए बोला था, डिफरेंस कुछ भी आ सकता है, आपको पॉजिटिव लेना है। तो अब यहाँ पे 170, अब इसका स्क्वायर निकल तो पॉइंट में समथिंग आएगा, बट मुझे पॉइंट से मतलब नहीं है, मुझे इससे छोटा वैल्यू जो है उसका स्क्वायर निकालना है। इससे छोटा क्या, 169। आई नो दिस इज द 13 का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ 13 लिख सकता हूँ, बट बिकॉज ये छोटा वैल्यू है, 170 से छोटा है, मतलब ये इसके इक्वल भी तो हो सकता है, क्योंकि ये तो मैंने कहा था 170 से छोटा है सी स्क्वायर, जो कि 13 के इक्वल हो सकता है, तो इक्वल टू भी लगा दो यहाँ पे। सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यू जो है ये 72, 72 जो है ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इससे बड़ा वैल्यू आपको पता है, इससे बड़ा देखो, यहाँ पे मैंने छोटा लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने छोटा लिया, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बड़ा दे रहा हूँ, वाई बड़ा, यहाँ छोटा लूंगा तो ये और छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं बड़ा लूंगा इससे। 72 किसी का स्क्वायर नहीं है, 72 से बड़ा 81 है, जो कि 9 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 9 का स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे 9 ले लूंगा, बिकॉज मैंने 72 से बड़ा लिया है। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है, ये सी स्क्वायर जो है 72 से बड़ा है, तो 81 पे बड़ा है, तो ये इसके इक्वल हो सकता है ऑब्वियसली। ना आपको क्या करना है, इस रेंज में जो भी वैल्यू आ रही है इसका नंबर काउंट कर लेना है। तो अब आप कैसे करोगे, आप बोलोगे ये भी रेंज मिल गया, ये भी रेंज मिल गया, आप कैसे करूँ सर। ठीक है, ये सी क्यों लिया मैंने, एक्स ले लो, चलो मैं एक्स की बात कर रहा था ना यहाँ पे, एक्स। ठीक है, तो अब एक्स की देखो आपको रेंज जो मिल गया, आपको एक तो मिल गया 9 से 13। ठीक है, 9 से 13, ये एक तो रेंज मिल गया है। दूसरा आपको यहाँ से ये भी मिल गया है कि यार ये 4 से लेके 18 तक है। ठीक है, 4 से 18 तक। तो अब आपको यहाँ करना है, आपको ओवरलैप वाला चेक करना है, या फिर इन शॉर्ट मैं कह सकता हूँ कि आप वही देखना जो मिडल में वैल्यू आ रहा है, जो दोनों में आ रहा है, जो यहाँ भी आ रहा हो, जो यहाँ भी आ रहा हो, दोनों में आ रहा हो। ये वैल्यू दिख रहा है, ये दोनों में आ रहा है, ये पार्ट। तो यहाँ से आपको 9 से 13 जितने भी वैल्यूज है काउंट कर लो, तो आई गेस 9 to 13 कितने हो गए, 5 वैल्यूज दिख रहे हैं, दो ये और 9 को अगर काउंट कर ले तो, एक मिनट, 9 भी काउंट करना है ना, तो ये हो गया आपका 9, 10, 11, 12। ओके, 9, 10, 11, 12, 13, 5 ही तो है, बराबर था। ऑप्शन सी इज द आंसर। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन ऐसा सिमिलर क्वेश्चन कैट में पूछ चुका है, आई गेस 2 बार, आई गेस नॉट श्योर कितना बार पूछा है, बट पूछ चुका है। क्वेश्चन क्या है, स्पाइस एयरलाइन हैज a free luggage allowance up to a certain kg. If there is extra luggage, it is charged at constant rate per kg. देखो एक अलाउंस है कुछ, तो एक अलाउंस है ए ले लेते हैं। ठीक है, ए केजी जो है इतना अलाउ करते हैं, उसके बाद अगर एक्स्ट्रा कुछ भी रहा, ठीक है, ई मान लो, तो उसके लिए वो चार्ज करेंगे पर केजी। ठीक है, ई पर केजी मान लेंगे, तो ई मान लो, एक काम करो, इतना ई रुपीज मान लो। ठीक है, ई रुपीज समझने के लिए, ई रुपीज चार्ज करेंगे पर एक्स्ट्रा पर केजी, और ये ए केजी जो है अलाउंस है। उसके बाद गिवन क्या है, रूरल लगेज चार्ज पेड बाय एम एंड एस इज 1050। अब एम और एस ने जो टोटल चार्ज पे किया था, दोनों ने मिल के, ठीक है, वो 1050 है। तो मैं मान के चलता हूँ एम ने कुछ लगेज लाया होगा, और ये एक्स्ट्रा ए केजी जो है तो माइनस हो गया होगा, राइट। ए केजी जो है माइनस हो गया होगा एम के लगेज से, एम ने एम केजी लगेज लाया, उसमें से ए केजी माइनस हो गया। सिमिलरली एस ने भी कुछ लगेज लाया होगा,
तो एस का जो है लगेज एस मान लो, उसमें से माइनस कर दो ए। अब ये जो वैल्यू है, ये इसका जो वैल्यू सम मिला वो मिला 1050। ये कब? जब इसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया एक्स्ट्रा ई के जी से। ये समझाने के लिए मैं इसका यूज़ नहीं करूंगा, मैं थोड़ा लॉजिकली करना चाहता हूँ, मैं ऐसे इक्वेशन सॉल्व नहीं करूंगा, बट समझाने के लिए। ई क्या है? पैसा भाई, पैसा। इतना केजी एक्स्ट्रा था तो इसको मल्टीप्लाई कर दो ई से, इतना पैसा लग गया। इफ बोथ एम एंड एस कैरिड ट्वाइस द लगेज दे एक्चुअली डिड, देन चार्ज वुड बी 200, 2400 एंड 900 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया। मतलब वो कह रहा है कि अगर ये लगेज एम है यहाँ पे ऐसे, तो इसको डबल ले लिया, अगर मान लो 2m ले लिया, क्या कर रहा मैं, ये अगर 2m ले लिया मैंने और इसमें से माइनस कर दो ए के जी जो भी लगेज माइनस कर रहे, और इसे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ ई से, तो इस केस में जो ये वैल्यू है ये मिल जाएगा 2400। और सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे 9 ये वाला बात कर लो, तो ये 2s है, इसे माइनस कर दो मैं ए से और मल्टीप्लाई कर दूँ ई से, ई हमारा पैसा है, एक्स्ट्रा पैसा जो लग रहा है उसको, तो ये वैल्यू मिल जाएगा 900। आई होप यू गॉट इट। हमें पूछा क्या गया है, फाइंड द लगेज चार्ज पेड बाय एम। तो यहाँ तो बात चल गई है 2400 900 पे किया है, तो 900 मार्क कर दो कि सबसे बेस्ट है, या फिर 2400 तो ऑप्शन में नहीं है। एम का पूछा 2400 रहता तो मार्क कर देता, बट हमें ये नहीं पूछा, हमें पूछा यहाँ बताओ, यहाँ डिवाइड करके बताओ कि एम ने कितना पे किया, एस ने कितना पे किया। तो ये लॉजिकली भी कर सकते हो आप, इक्वेशन बना के भी कर सकते हो। मैं ट्राई करूंगा लॉजिकली सॉल्व करने का, देखते होता है या नहीं। देखो अगर मैं समझू इसे, ये 2m है, ये 2s है, माइनस ही, अगर मैं इन्हें ऐड कर दूँ तो मुझे एक चीज कॉमन मिल गया यहाँ पे। ये दो लोगों ने 2m जो है, ये दोनों का अगर मैं सम कर दूं इन दोनों का, तो ये मुझे मिल जाएगा कुछ 3300, 3300 रुपये मिल गई है दोनों का सम। और यहाँ पे देखो ये जो लगेज था ए के जी, और ऐसे समझो ना, चलो एक काम करो, इतना भी क्यों दिमाग लगा रहे हो, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है? एक्स्ट्रा ये एम और एस, एक एक एम और एक एस एक्स्ट्रा ऐड हुआ ना इसमें। अगर मैंने ये ऐड किया तो इसमें किस चीज़ का एक्स्ट्रा ऐड हुआ? एक एम और एस, ये एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। तो अगर मैं इससे माइनस कर दूं, तो ये एम और एस का जितना चार्ज लगा होगा ये तो मुझे मिल जाएगा ना डायरेक्टली। तो यहाँ से अगर माइनस कर दो, ये कितना मिलेगा? ये दिस चार्ज विल बिकम, कितना हो गया ये, 2250। इज इट? यस, 2250। तो ये मिल गया मुझे एम और एस का अगर एक्स्ट्रा जो लगेज है इसका पे आउट। ठीक है, इसका पे आउट इतना था, क्योंकि मुझे पता है भाई बाकी का चार्ज तो ये ऑलरेडी हमने निकाल चुके, तो ये एक्स्ट्रा इतना पे किया उसने। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं हम? अब यहाँ पे ये देखो, अगर मैं यहाँ तक आ गया, मुझे ये समझ में आ गया कि ये एम और एस का जो एक्स्ट्रा जो लगेज है इसका चार्ज इतना लग रहा है, तो उन्हें पहले तो डिस्काउंट मिला था ना कुछ। तो अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दो, अगर आप इक्वेशन से सॉल्व करते ये वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दो, तो आपको यहाँ से ए का वैल्यू मिल जाएगा कि कितना अलाउंस था। ठीक है, अलाउ कितना होता है, तो मैं यहाँ इतना सॉल्व क्यों करना, मैं यहाँ से यहाँ डायरेक्टली समझ लेता हूँ ना कि यार इतना एक्स्ट्रा लग रहा है। मतलब अगर मान लो ये अलाउंस का चार्ज, ये मान लो ये फ्री लगेज नहीं रहता, तो एम और एस को इतना पे करना पड़ता। बट बिकॉज इतना केजी जो है उसको माफ किया गया है, तो इसका जो भी चार्ज था वो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसका जो भी चार्ज था वो माइनस हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से माइनस कर दूँ, तो मुझे अलाउ जितना हुआ था, अलाउ जितना भी केजी हुआ था, इसका प्राइस मिल जाएगा। ये कितना मतलब अलाउ हुआ था, तो कितना मिल रहा है, इनका डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है इनका 1200 रुपये। तो ये 1200 जो ये अलाउ था। अब 1200 अगर अलाउ था, देखो इस केस में से भी ए माइनस हुआ था, इस केस में से भी ए माइनस हुआ था। तो 1200 में से अगर मान लो ये मैं डिवाइड कर दूँ इसको 2 से, कि चलो भाई इक्वल इक्वल कितना मैंने अलाउ हुआ था, 600 रुपये दोनों को भाई अलाउ हुआ था। ठीक है, ये समझ में आया ना? 600 रुपये इसको डिस्काउंट हुआ, 600 रुपये इसको डिस्काउंट हुआ। ठीक है, इनके लगेज पे, और एक्स्ट्रा जो चार्ज था उन लोगों ने पे किया फिर। अब देखो, अब हो गया शॉर्ट, अब काम खत्म मेरा। अगर इसको 600 रुपये में डिस्काउंट हुआ है, यहाँ लगेज डबल हो गया है। ठीक है, यहाँ लगेज क्या हो गया? डबल हो गया। तो मैं अगर ये 900 में से अगर मान लो ये 900 जो उसने पे किया है, अच्छा रुक जा, 900 क्यों कर रहा हूँ मैं, तो ये जो 900 है, हाँ चलिए यही यहीं से हो जाएगा काम। ये जो 900 है, मान लो ये अलाउंस नहीं मिला, ये ए जो है ना, ए इसका, ये इसको यहाँ भेज दो, तो यहाँ पे 2s का जो वैल्यू पे करना पड़ता है उसको, ये कितना पे करना पड़ता? 900 प्लस 600, ये पे करना पड़ता, राइट? तो यहाँ से आपको एक वैल्यू मिल गया, ये आपको कुछ मिल गया 1500 रुपये। आई होप यू गॉट इट, यहाँ तक समझ में आ गया। 1500 रुपये उसको चार्ज लगते हैं। अगर उसको अलाउ कुछ भी नहीं होता, तो ये 1500 का भी डबल है। अगर मैं आधा करूँ तो इसमें कितना, 750 रुपये चार्ज लगता। ठीक है, ई इंटू एस, सिर्फ एस का चार्ज अगर बताओ,
लेकिन एस का चार्ज 750 लगता है, बट उसे अलाउ कितना हुआ भाई, इसको अलाउ कितना हुआ, इतना चार्ज उसे पे करना पड़ता अगर ये फ्री नहीं मिलता। लेकिन फ्री वाला उसको मिल गया तो उसकी कितना माइनस, उसमें यहाँ से 600 रुपये डिडक्ट हो गया, तो यहाँ से 150 रुपये का उसको मतलब क्या हुआ, चार्ज लगा है। अगर इसने 150 पे किया है और हमें टोटल कितना गया है, 1050 रुपये हमने पे किया, मतलब 1050 टोटल दोनों ने मिला के पे किया, और इसने सिर्फ 150 पे किया, तो एम का मिल गया। यहाँ से एम का कितना पे किया उसने, 900 रुपये पे किया। आई होप यू गॉट इट, कुछ भी नहीं था, मतलब ठीक है, सही है, मतलब अच्छा क्वेश्चन था। अगर आप इसे इक्वेशन से करना चाहते हो सेम वे में कर सकते हो, बट मैं चाहता हूँ इक्वेशन ना यूज करूँ, लॉजिकली करूँ। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। क्या कह रहा है इसमें, फाइंड 578 टर्म इन द सीरीज 1 2 2 4 4 4 4 बार, 8 8 8 8 8 8 बार। अच्छा, तो 8 बार ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 8 बार है। अब ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, बट अगर लॉजिकली करना चाहो तो ये उतना टफ नहीं है। मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, बाकी आपके लिए छोड़ दूंगा कैलकुलेशन पार्ट। कैसे करना मैं समझाता हूँ, देखो यहाँ पे ये 2 है दिख रहा, ये 2 का स्क्वायर दिख रहा है मुझे, ये 2 का क्यूब दिख रहा है। मतलब ये तो समझ में आया कि यार ये ऐसा कुछ वैल्यू है, 2 टू द पावर 0, फिर 2 टू द पावर 1, फिर 2 टू द पावर 2, फिर 2 टू द पावर 3। समझ में आ रहा है, 2 टू द पावर 0 की वैल्यू होता है 1, और इसकी वैल्यू हो जाएगा 2, इसका वैल्यू हो जाएगा 4, इसका वैल्यू दिख रहा है 8। नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा, 2 टू द पावर 4, और जो भी वैल्यू है इसका आएगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा। कहाँ तक हम देखना है, हमें 578 टर्म देखना है क्या है। तो आई होप ये तो समझ में आ गया आपको यहाँ तक। तो यहाँ फिर नेक्स्ट 16 आएगा, मतलब ये वाला 2 टू द पावर 4 16, देन सो ऑन इट्स गो टिल यहाँ तक जितना भी है। अब ये एक चीज कॉमन है इसमें, ये 1 2 4 8 16, ये लॉजिक तो समझ में आ गया हमें। पर सर ये 2 हो रहा है, ये 4 बार हो रहा है, ये 8 बार, तो इसको भी कुछ ना कुछ तो होगा यहाँ पे लॉजिक। एंड अगर मैं देखूँ इसे थोड़ा लॉजिकली सोचूं, तो ये इस तरह से है। हम्म, ये देखो ये 2 बार था, 2 बार था मतलब कि 2 2 टाइम है, ठीक है। ये 2 4 बार है, मतलब 2 का स्क्वायर, एंड ये हो गया 2 टू द पावर 8, सॉरी 2 टू द पावर 8 नहीं, 2 टू द पावर 3, 8 बार है। नेक्स्ट होना चाहिए 2 टू द पावर 4। ओके, गॉट इट, गॉट गॉट, समझ गया। देखो इनका इंक्रीमेंट कैसे हो रहा है ये समझो, ये समझ में आएगा लॉजिक। ये क्या है दिखा, मतलब ये नंबर्स कैसे आने वाले हैं, इंक्रीमेंट कैसा हो रहा है समझो। इंक्रीमेंट देखो यहाँ पे ये जो टर्म है ना 2, ये इंक्रीज हो रहा, देखो मैं उसके सामने ही लिख रहा हूँ कि आपको इजी जाए समझ में, समझने में आ जाए। ये 2 जो है ना ये इंक्रीज हो रहा है कितने बार, 2 के पावर 1, 2 के पावर 1 टाइम। ये जो है ये इंक्रीज हो रहा है 2 के पावर 2 टाइम, ये इंक्रीज। अच्छा यार, एक सेकेंड, 8 तो 8 बार ही आया है, तो 16 16 बार आएगा। इज इट, 2 2 बार आया, और हाँ सेम ही है, मतलब यार वही है, लॉजिक सेम ही है। देखो ये 2 बार रिपीट हुआ है दिख रहा है आपको, ये भी, ये कितने बार, ये 4 बार रिपीट हुआ है, और ये आपका 8 बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, ये 2 टू द पावर 4 है, तो 4 टाइम, मतलब ये 16 टाइम रिपीट होगा। इस तरह से सो ऑन चलता जाएगा, मतलब आपको एक तरह से ये मिल गया जीपी। ध्यान से देखा जाए तो जीपी मिल गया है। कैसे, मैं क्यों बोल रहा हूँ जीपी, देखो 578 टर्म जो है ना ये निकालना है आपको, तो इनका सम कर दो। ये समझ के चलो ये जीपी का टीएन है, ठीक है। ये किसकी बात करूँ मैं, जीपी का ये टीएन हो गया, ठीक है। ये जीपी का टीएन है, आपको टर्म कैसे मिल गया, आपको टर्म मिल गया 2 4 8 16, देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 का मल्टीप्लाई है, ये भी ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जीपी मिल गया आपको। तो भाई जीपी से आप निकाल लो 758 टर्म, 758 टर्म आपको कुछ मिल जाएगा, जो भी आपको मिल गया वो उसका आंसर बन जाएगा। आई होप यू गॉट इट कैसे करना है। चलो एक काम करो, मैं ही कर देता, आप इतना बोलोगे यार, इतना छोड़ करके छोड़ दिया, फिर कंफ्यूज कर दिया। रुक जाओ, मैं ही कर देता। तो अच्छा, मैंने एक गलती कर दी यहाँ पे, ये टीएन नहीं होगा, ये एसएन होगा, ठीक है। देखो मिस्टेक होता रहता है मेरे से, तो थोड़ा सा देख लिया करो पूरा वीडियो, अगर कोई आते पे छोड़ के गया है तो भाई बाद में आके देख ले।
देख रहे हो तो समझ में आ गया हूँ क्यों क्यों बोलता हूँ। द थिंग इज, समझे यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि यार एसन क्यों होगा। ये एक टर्म की बात रही, मैं टर्म्स का ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, ये टर्म्स में ऐड कर रहा हूँ। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये 2 टर्म हो गए थे, 3 टर्म यहाँ पे बन गई, ये 2 4 और ऐड कर दो तो ये ऐड हो रहा है। तो मैं 1 को इग्नोर करूंगा फॉर नाउ, अभी के लिए, या फिर 1 भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 1 भी तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। तो अब एसन का फॉर्मूला लगा देंगे। एसन का फॉर्मूला आपका इस तरह से बनता है, सम एसन फॉर जीपी, ठीक है। एपी का अलग होता है, जीपी का अलग होता है। तो एसन ऑफ जीपी इज नथिंग बट ए इंटू, एंड बिकॉज आर यहाँ पे जो है रेशो, ये इसे हम कहते हैं रेशो, ठीक है। टू यहाँ पे हम रेशो कहते हैं, डिफरेंस नहीं कहते, इसे रेशो कहते हैं। तो रेशो जो है 1 से बड़ा है, आर कैसा है 1 से बड़ा है, तो उस केस में आपका फॉर्मूला इस तरह से बन जाएगा, आर एस टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। अगर आर छोटा होता तो क्या होता ये, अगर आर मान लो आर लेस देन 1 होता, इस केस में इस तरह से फॉर्मूला बनता 1 माइनस आर टू द पावर एन और 1 माइनस आर, ठीक है। ये अगर छोटा होता तब, बट यहाँ पे बड़ा है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। नो द थिंग इज वेरी सिंपल, एक ही वाले हमें पता है 1 है, एंड एस एन हमें पता है, एस एन कितना चाहिए हमें 578, एंड दिस वैल्यू इज आर टू द पावर एन, आर क्या है हमारा 2 टू द पावर एन, एन ही तो निकालना है हमें, -1, एंड ये जो वैल्यू है क्या कहते हैं इसको, दिस इज आर, ओके, आर इज 2 2 -1, सो हियर आई विल गेट 578 is equal to 2 to the power n minus 1. Now if I further solve it, I will get something like this, 579 is equal to 2 to the power n. और आप कहोगे यार ये तो 2 to the power n में गंदा सा वैल्यू आ गया, इसको कैसे सॉल्व करना है। पहले तो उसके आसपास जाके देखते हैं क्या आ रहा है, फिर देखा जाएगा क्या हो रहा है ये। तो इसके आसपास जाना है तो मुझे जितना याद है, जितना मेरा दिमाग सही है, मतलब मुझे याद है 2 to the power 10 ये वैल्यू होता है कुछ अराउंड 1024, 2 to the power 9 होता है 512। अच्छा देखो, इसके आसपास जाना है तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि 2 to the power n जो है, n की वजह अगर मैं 2 to the power 9 तक अगर मैं जाऊँ, अगर मैं 2 to the power 9 तक चला गया, लॉजिकली समझो, ठीक है, 2 to the power 9 तक चला गया तो मुझे 512 मिलेगा, ठीक है। और जैसे मैंने ये कॉन्सेप्ट है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 2 to the power 9 की, यहाँ पे कहीं आ गया, ये हो गया 512। नाउ सी दिस, ये वैल्यू कितने बार रिपीट करेगा खुद से, ये वैल्यू कितना रिपीट करेगा, 2 to the power 9 टाइम ही रिपीट करेगा ये, मतलब कि ये वैल्यू 512 बार आएगा। मतलब 512 कितने बार आने वाला है, 512 ये कितने बार आएगा, 512 बार, मतलब 512 टाइम ही आने वाला है। तो मुझे क्या निकलना है 579, तो 579 यहीं पे तो कहीं आ जाएगा, मतलब वो वैल्यू भी क्या रहेगा 512 ही तो रहेगा। समझ में आ रहा है, मतलब ये 512 बार रिपीट हो रहा है, तो 512 से अगर आप गिन लो, काउंट कर लो, तो ये 512 ही तो आएगा वहाँ पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट दे आस्क्ड मी, यही पूछा था ना शायद से, 578 टर्म, यस, ये वैल्यू आ गया मेरा, ये वैल्यू क्या है 512, दिस इज माई आंसर। आई होप यू गॉट इट, लर्निंग मिला सीखने को आज, पता नहीं लेंदी क्वेश्चंस आ गए सारे, बट हाँ समझो, मतलब कॉन्सेप्ट समझो। अगर मैं ये ऑन पेपर सॉल्व करूँ, मैं बहुत स्पीड में कर सकता हूँ क्योंकि मुझे समझाना नहीं है, बट मैं समझा रहा हूँ, इससे थोड़ा ये सेशंस लंबे हो जाते हैं। आई होप यू गॉट इट, समझ में आया, लर्निंग मिली है, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड टेक केयर, बाय बाय, जय सिया राम।